6.5 लाख करोड़ का भारत ने सोने का इंपोर्ट किया, 70 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। बाकी 99% सोना बाहर से आता है। तो जो रिश्तेदारी है सोने चांदी की क्रूड ऑयल से, ये कैसे रिश्तेदारी निभाई जा रही है कि अगर लड़ाई रुक भी जाती है तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल को वापस $70 तो अभी आने वाला नहीं है जल्दी। तो इस बार सोने चांदी में जो बढ़ोतरी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। धीरे धीरे जो बढ़त होती है ना वो इतनी महसूस नहीं होती है कि $800 ऊपर आ गए। अगर लोग 20,000 रुपए का एक महीने में इसमें बढ़ोतरी हुई है, भले लोगों को $5600 याद है, 185 याद है, तो लोग इसको नहीं देख रहे। आप ऑल टाइम हाई से मात्र 30,000 रुपए अब दूर है। अभी बातचीत की बात है, रुकता है नहीं रुकता। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मूज की बैरिकेडिंग अभी भी की हुई है, एक और बातचीत का राउंड होने दीजिए, उसमें देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। क्रूड ऑयल नीचे आएगा 4,400 और $5,000 के बीच में, बहुत मजबूत टेक्निकल सपोर्ट लाइन बन रही है। सहज पके सो मीठा होए इज द मैजिक मंत्र। आईफोन ऐसा सिंगल ऐसा आइटम है जो सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मुझे विक्रांत चाइना के नंबर्स पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वो अपने आप में अपनी दुनिया में रहते हैं। चाइना के बारे में कुछ मिस्ट्री बनी रहती है। 29 अप्रैल को जब वोटिंग खत्म होती है और 30 अप्रैल को अगर दाम बढ़ गए तो सरकार को बहुत भारी आलोचना सहनी पड़ेगी। क्योंकि इसको अगर आप जीएसटी में ले आए तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पेट्रोल डीजल की प्राइस में जो है वो टैक्सेस हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध का खतरा धीरे धीरे टलता हुआ दिखाई दे रहा है। बातचीत का अगला दौर एक बार फिर पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा। इस्लामाबाद में ये बातचीत हो सकती है और बातचीत होने की सुगबुगाहट ने, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाएगा और युद्ध नहीं होगा, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। तो उसका असर सोने चांदी और शेयर मार्केट में भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां पर चमक आती हुई दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले यही जानना चाहूंगा सर, एक बार फिर बातचीत होने की संभावना दिख गई है और बातचीत इस्लामाबाद में ही होगी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद जिनेवा या इस्लामाबाद में हो, लेकिन अब इस तरीके के कयास हैं कि इस्लामाबाद में ही बातचीत होगी। और असीम मुनीर वो ईरान भी पहुंच गए हैं, ईरान के नेताओं से वहां बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है बातचीत को लेकर। तो युद्ध का खतरा तो टल गया है सर, और इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है कमोडिटीज पर, शेयर मार्केट पर। जी हाँ विक्रांत, मुझे लग रहा है कि खासकर अमेरिका की तो इस समय मजबूरी है इस युद्ध विराम को परमानेंट करना। या युद्ध अभी तो फिलहाल 2 हफ्ते और बढ़ाने की बात की जा रही है, इसको 2 हफ्ते और बढ़ा देंगे। ये ट्रम्प साहब को डोनाल्ड 2 वीक्स ट्रम्प बोलते हैं अमेरिका में, कुछ जगह उनकी हर चीज की 2 हफ्ते की डेडलाइन होती है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है, 2-2 हफ्ते के लिए उनको मशहूर हो गए वहां के 2 हफ्ते के लिए उनका टाइम ये लेना हर चीज के लिए। अमेरिका की मजबूरी हो गई इसलिए विक्रांत के ट्रम्प साहब, मैंने पहले भी बात करी थी, अपने होमलैंड में फ्लोरिडा में कुछ प्राइमरीज हारने की कगार पर हैं। और नवंबर मिड टर्म में उनकी अप्रूवल रेटिंग बुरी तरह से नीचे जा चुकी है। अर्थव्यवस्था, हम कई बार बात चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई जा रही है। इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रहा है, ग्रोसरी बिल बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, नौकरियां आ नहीं रही। जो नंबर्स आ रहे हैं अमेरिका से निकल के अभी आएंगे उन पे मुझे पूरी तरह से यकीन है नहीं, क्योंकि जमीनी हालात कुछ और कहते हैं, नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। शेयर मार्केट को मुझे लगता है वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी है, वो जबरदस्ती उसको उसको पंप करती रहती है। अब पैसा आप डालते रहेंगे शेयर मार्केट में तो शेयर मार्केट ने तो ऊपर जाना ही जाना है। जब उसमें आर्टिफिशियली पैसा डाला जाएगा तो, क्योंकि 65% जनता अमेरिका की सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। तो अमेरिका की उधर, अमेरिका वहां युद्ध के मोर्चे पर भी फंस गया है। वहां उन्होंने घेराबंदी कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और उसमें से चाइना ने जैसे ही धमकी दी उनको कि खतरनाक है, ये आप जो कर रहे हैं हरकत, ये कभी भी स्वीकार नहीं होगी। तो ट्रम्प साहब डर गए कि भाई ये तो अब चाइना कूद पड़ेगा युद्ध में। एक आध मिसाइल अगर चाइना ने चला दी हमारी युद्ध पे तो ये तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। पहले ही नेटो वाले साथ नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 शिप्स चाइना के निकलने दी। अब शायद बहुत लोग नहीं जानते, चाइना की कुछ शिप्स वहां से निकल गई। तो उधर अगले महीने उन्होंने, और एक और चाइना ने उनकी जो दुम दबा रखी थी वो थी कि उनका वो जो 1 साल का करार था रेयर अर्थ मिनरल का, जिसके बिना उनका पूरे डिफेंस इंडस्ट्री एकदम समाप्त हो जानी थी, वो 1 साल के लिए चाइना ने उनको परमिशन दी थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम आपको भेजते रहेंगे। वो 1 साल समाप्त होने जा रहा है, अगले महीने उन्होंने शी जिनपिंग से मीटिंग करनी है।
तो कैसे हो सकता है कि उनकी शिप्स रोक के बैठ जाए, उनकी ऑयल की सप्लाई आप रोक लें और अगले महीने आप उनसे बातचीत की उम्मीद रखें कि भाई वो तो बातचीत ही नहीं, हमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी आते दे। देखिए अमेरिका की जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तरीका है इनको काबू में लाने का, कि इनकी इनकी दुम हाथ में दबा ली जाए और इनकी इनकी दुम को ट्विस्ट किया जाए, यानी ट्विस्टिंग द टेल, इसको आर्म ट्विस्टिंग भी कहते हैं, कि आपने बांह पकड़ के रख ली और जरा सा चूचा किया तो बांह मरोड़नी शुरू करी वो अपने आप लाइन पे। तो आई थिंक दैट इज द वे। तो चारों तरफ से आर्थिक तरीके से फंस गए हैं, घरेलू घरेलू अपने बाजार में, घरेलू मार्केट्स में, घरेलू अर्थव्यवस्था में फंस गए हैं, उधर युद्ध के मोर्चे पर भी फंस गए। घेराबंदी करके बैठ तो गए पर बिल्कुल हॉर्मूज को बंद कर दिया, सारी तरफ से सब देशों का प्रेशर। प्रधानमंत्री मोदी से 40 मिनट बातचीत करी, मोदी साहब ने भी यही बोला कि भाई आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना चाहिए, पहले खुला हुआ था, आपने इसको बंद कर दिया या बंद करवा दिया या बंद हो गया, जो परिस्थितियां ऐसी पैदा करी। अब जो थोड़ा बहुत हमारी तो शिप्स ईरान निकाल रहा था एक एक करके, एलपीजी के हमारे आ रहे थे, आपने उठा के बिल्कुल बंद कर दिया। और उधर ईरान भी भड़क रहा है, बार बार धमकी दे रहा है कि भाई ये युद्ध विराम में उल्लंघन हुआ तो हमें मत बोलिएगा कल को, क्योंकि आपने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ट्रंप साहब कुल मिला के चारों तरफ से प्रेशर और अपनी घेराबंदी में खुद ही वो घिर गए, खुद की हुई घेराबंदी में खुद घिर गए। तो इसलिए ये अब पहला स्टेप होगा कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीधा कहेंगे युद्ध समाप्त हो गया तो बड़ी बेइज्जती की बात है। आप जिन मुद्दों को लेकर युद्ध में गए थे, रेजीम चेंज, न्यूक्लियर यूरेनियम के एनरिचमेंट को 60% तक लिमिट करना वगैरह वगैरह, वो तो सब धरी की धरी रह गए। उनके पास तो 450 किलो यूरेनियम आज भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आपने क्या किया, ना रेजीम चेंज हुई। खमीनाई साहब थे, खमीनाई साहब हैं, पहले पिताजी थे, अब बेटे हैं, तो आई थिंक वो भी कुछ नहीं हुआ। और कोई भी सिवाय वहां नुकसान पहुंचाने के, कुछ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों की जान लेने के, आपने क्या किया? आपने वॉर क्राइम्स कहा जा रहा है इसको दुनिया भर में। और उधर ईरान की बात करें तो ईरान ने अपनी 40-50 लोग खो दिए, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल मचा दिया, महंगाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके क्रूड ऑयल की प्राइसेस, स्टॉक मार्केट्स में उथल पुथल मचा दिया, चारों तरफ उथल पुथल मचा दिया। तो युद्ध से ना कोई युद्ध में जीता ना कोई युद्ध में हारा, देखा जाए तो ईरान का अपर हैंड रहा। तो इसलिए अब ये युद्ध के समाप्त होने का समय लगता है आ रहा है, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। विद डोनाल्ड ट्रंप यू कैन नेवर बी श्योर, आप कुछ नहीं कह सकते, वो भगवान है, भगवान का क्या पता क्या कर जाए, डोनाल्ड जीसस ट्रंप, डोनाल्ड जे ट्रंप, तो इसलिए उनका क्या पता है वो कब क्या उनके दिमाग में क्या सूझ जाए। तो अभी देखिए, निश्चित जब तक डोनाल्ड ट्रंप इज इन कमांड, पहली बात तो हम विक्रांत निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। पर हाँ, आज जो परिस्थिति है उसके आधार पर आपकी बात ठीक है कि स्टॉक मार्केट्स भी, हालांकि इस समय जब हम बात कर रहे हैं आज 16 अप्रैल और हम करीब इस समय 12 बजे के करीब बात कर रहे हैं, तो इस समय स्टॉक मार्केट एक तरह से फ्लैट है। सुबह तेजी से खुला था, उसके बाद मुझे लग रहा है मार्केट को भी लगने लगा है भैया अब बहुत जल्दी सेलिब्रेट मत किया करो, आखिर डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे बैठे हैं, जो निर्णय लेते हैं अजीब और गरीब निर्णय लेते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी रिएक्टिंग है। तो मार्केट आज थोड़ा सुस्ता रहा है, क्योंकि पीछे काफी मार्केट चढ़ा है। ये एक टिपिकल मार्केट का बिहेवियर भी होता है कि जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो थोड़ा सा ब्रेक लेता है, उसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, क्योंकि जो लोग उस लेवल पे फंसे होते हैं वो फिर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आते जाते हैं। तो इसको हम मार्केट की भाषा में ब्रीदर लेना भी कहते हैं, ब्रीदर ले रहा है, एक सांस ले रहा है कि अभी रुक जाओ, कंसोलिडेट कर रहा है। और वैसे भी हर रोज तो कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अभी मुल्ला मुनीर ईरान पहुंच गए, उनको पहले से समझाने कि भैया अब की बार पहले से समझा दे, वहां आके ये ड्रामा मत करना। वहां सुना था काफी तू मैं हुई थी, कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मारम मारी की नौबत आ गई थी, हाथापाई की नौबत आ गई थी। पर कहां तक सच है कहां तक सच नहीं है इसको छोड़ते हैं, पर मुल्ला मुनीर चाहते हैं कि पहले से इनको तैयार करके जाएं कि वहां पर कोई और दिक्कत ना आए। तो मार्केट, अब जहां तक सोने चांदी की बात है, बिल्कुल सोने चांदी जो कि $4750 के आसपास का, $4750 का एक बेस सा बना हुआ था, आपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, वो बेस अब सरक के $48, 4800 और 4850 के बीच में पहुंच गया है। तो करीब $100 का उछाल, करीब आप लगाए 3 से 5 हजार रुपए का, भारतीय रुपए में बात करें तो इस समय 1,53,54 आप लेने जाएंगे, तैयारी समेत आपको 1,55,000 के आसपास मिलेगा। मैं एमसीएक्स की नहीं, मैं तैयारी वाले की बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी ज्वेलर से बात हुई थी, 1,55 के करीब विद तैयारी वो इसको छोड़ने को तैयार है अभी की प्राइस पर। जी बिल्कुल, उसमें मजबूती आई, और मजबूती आने का कारण है कि डॉलर इंडेक्स जो कि 100 के आसपास पहुंचा हुआ था, वो अब 98 के आसपास आ गया है।
और क्रूड ऑयल की कीमतें जो 100, 105, 103, 102, 101, अब वो भी 94, 95 के आसपास आ गई है। तो ये कारण है। आप अब देखिए, लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो जो रिश्तेदारी है सोने चांदी की क्रूड ऑयल से, ये कैसे रिश्तेदारी निभाई जा रही है। बिल्कुल पूरी तरह से रिश्तेदारी निभाई जा रही है। तो आपको वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे धीरे 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 जो है वो कूल डाउन हो रहा है। और मुझे लगता है, पर एक बात है जरूर विक्रांत, कि अगर लड़ाई रुक भी जाती है तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल को वापस $70 तो अभी आने वाला नहीं है जल्दी। ये तो पक्का है, जहां से चला था 65-70 के बीच में था। बिल्कुल। फिर लड़ाई की जब आशंका हुई थी 70 पहुंच गया। तो अगर वहां तक पहुंचता भी है तो इस बार सोने चांदी में जो बढ़ोतरी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, धीरे धीरे होगी। और मुझे लगता है सहज पके सो मीठा हो, ये जो धीरे धीरे वाली चढ़ावट है ना, ये बहुत मजबूत चढ़ना है। ये जो एकदम भागता है ना, ये फिर एकदम गिरता भी है। तो आई थिंक ये धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश हूँ सोने चांदी को लेके विक्रांत, निजी तौर पर। और बहुत सारे अन्य एक्सपर्ट्स भी, मुझे खुशी है, मेरे साथ है। वो छोड़िए, मुझे खुशी जब हुई जब मैंने कुछ ज्योतिषियों को भी सुना, वो भी बहुत बुलिश है। वो कुछ ग्रह दशा भी बताते हैं इस प्रकार की कि जो आने वाले समय में सोने चांदी को ऊपर लेके जाएंगे। तो आई थिंक सोने चांदी वालों के लिए, निवेशकों के लिए, जिन्होंने लेना है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि सोना धीरे 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 करके यहाँ से कहाँ $4,000 तक छूने की नौबत आ गई थी युद्ध के दौरान, अभी पिछले महीने की बात है। और वहां से हम लगभग लगभग समझिए $800 ऊपर आ गए हैं। धीरे धीरे जो बढ़त होती है ना, वो इतनी महसूस नहीं होती है कि $800 ऊपर आ गए हैं। अगर लोग देखें, 1,20,000, 1,25,000 तक छू गया था, आपको याद होगा। जी। और 1,20,25 से जाके अब ये 1,55,000 तक आ गया है। तो करीब करीब $30,000 का एक महीने में इसमें बढ़ोतरी हुई है। भले ही क्योंकि लोग क्या है, लोगों को $5600 याद है, 185 याद है, तो लोग इसको नहीं देख रहे। आप देखें तो आधा रिकवर हो चुका है अपने पीक से। मात्र ऑल टाइम हाई से मात्र $30,000 अब दूर है। तो इसलिए आई थिंक लोगों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये इसका अंडरटोन बुलिश है, वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन सर, यानी इससे एक चीज और साबित होती है कि युद्ध की जो खबरें, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और ये संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध रुक सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ही सोना और चांदी दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांदी भी $80 के करीब। तो इसका मतलब सोना और चांदी भी इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर रुके, जिसके बाद उनकी जो बुलिश टोन है वो खुलकर सामने दिखाई दे। नहीं, सोना चांदी को वैसे तो युद्ध अशांति पसंद है। हाँ। देखिए, यहाँ क्योंकि इस है मामले पर में, यहाँ इस मामले में, हाँ। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि युद्ध खाड़ी में था और क्रूड ऑयल की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी। डॉलर की वॉल्यूम ऑफ डिमांड जिसको बोलते हैं, वो बढ़ गया था। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स की वजह से बॉन्ड यील्ड भी घट के अब 4.25 के आसपास आ गए हैं, जो 4.5 पहुंच रहे थे बॉन्ड यील्ड। और बॉन्ड यील्ड की वजह से सोने चांदी में दबाव नहीं। हम देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो विक्रांत, कि अभी युद्ध की आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है रुकने की। ये सिर्फ अभी सीज फायर की बात, अभी बातचीत की बात आ रही है। तो पिछली बार भी बातचीत पे बड़ी अटकलें थी, पर खोदा पहाड़ था, निकला चूहा, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए पहली बात तो अभी बातचीत की बात है, रुकता है नहीं रुकता। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बैरिकेडिंग अभी भी की हुई है, हटाई नहीं है पूरी तरह से। और तो ये भी खबर आई कि 10,000 सैनिक और भी इन्होंने बुलवाए हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब झूठ बोलने के लिए तो जाने जाते हैं, ब्लफ करने के लिए भी जाने जाते हैं। ब्लफ मतलब आपको किसी भुलेखे में डाल देंगे। तो पहली बात तो अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि अब ये युद्ध रुकने की तरफ है, थोड़ा सा जल्दी होगा। मुझे लगता है हमें और एक और बातचीत का राउंड होने दीजिए, उसमें देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। क्या सीज फायर को और 2 हफ्ते आगे बढ़ाया जाता है, या फिर ट्रम्प साहब भड़क जाते हैं किसी बात को, क्योंकि मूड का कुछ पता नहीं चलता है, सुबह कुछ दोपहर को कुछ। तो इसलिए परंतु हाँ, अगर ऐसे ही रहा तो इसमें 2 बातें होंगी। एक तो युद्ध रुकेगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत हो जाएंगी। तो ये सोने के लिए प्रिंसिपली, ये सोने की कीमतों को स्ट्रांग नहीं बनाता है। पर अच्छी बात ये होगी, जिस वजह से दबाव में था, अच्छी बात ये होगी कि क्रूड ऑयल नीचे आएगा। मुझे उम्मीद है कि क्रूड ऑयल करीब, अगर ये युद्ध शांत हो जाता है, करीब 80-85 तक शायद आ जाए, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर 80-85 तक आता है तो डॉलर इंडेक्स जो इस समय 98 को घूम रहा है, ये हो सकता है 97 तक आ जाए। अगर डॉलर इंडेक्स 97 तक आया तो सोना यहाँ से $5,000 आपको पार करता दिखाई देगा। तो $5,000 पे आके मुझे लगता है एक बार ठहरेगा, क्योंकि वो बहुत मजबूत सपोर्ट है। आप टेक्निकल चार्ट्स में भी हम देखें तो $5,000, 4800 और $5,000 के बीच में बहुत मजबूत टेक्निकल सपोर्ट लाइन बन रही है। तो उससे आगे फिर जो चाल होगी विक्रांत, वो चाल देखने वाली होगी। क्योंकि अभी जो चाल है, ये
ये एक अप्रत्याशित फैक्टर्स की वजह से, जिसको हम अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड फैक्टर्स हैं, ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है, असाधारण परिस्थिति है, असाधारण घटनाएं घट रही हैं, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट है। असली सोने की चाल आपको पता लगेगी जब हालात सामान्य होंगे। और एक बहुत बड़ी चीज है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी हमें नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में विक्रांत, अगर अगर फिस्कल डेफिसिट यहाँ से बढ़ता है, दुनिया का $350 के ऊपर दुनिया के ऊपर उधार है, $110 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा आगे आगे, और इस युद्ध के बाद की मंदी, पोस्ट वॉर रिसेशन जिसको कहते हैं, अगर वो मंदी बहुत प्रोनाउंस्ड हो गई, दिखने लग गई, और कुछ ऐसी चीज सामने आ गई आर्थिक मोर्चे पर, तो यहां से फिर सोना चांदी अपना रफ्तार पकड़ेगा। वरना मुझे लगता है ये धीरे धीरे बढ़ना सोने का बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। हालांकि लोग तो चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी प्रगति हो। आज आज 1,55,000 है, कल 65 हो जाए, फिर 70 हो जाए, फिर 75 हो जाए। लोग तो यही चाहते हैं, पर मैं उनको बता दूं कि वो हेल्दी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां से फिर करेक्शन भी बहुत शार्प आती है। जितनी खुशी होती है उतना ही फिर दुख भी होने लगता है। तो ये सहज पके सो मीठा होए इज द मैजिक मंत्र, विक्रांत। जी सर, एक चीज की अब इसका भी असर दिखने लगा है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, जो दबाव बढ़ रहा है। और ये कल मैं खबर पढ़ रहा था कि इंडिया का जो जेम्स का एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 साल का सबसे लोएस्ट स्तर पर आ गया है। एक्सपोर्ट जो है करीब 3.3% गिरा है, यानी कोविड के टाइम पर जो लेवल था उस लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो असर जो है वो भारत के एक्सपोर्ट्स पर तो बड़ा दिखाई देना साफ क्लियर हो गया है। इसका भी विक्रांत मुख्य कारण अमेरिका के टैरिफ्स हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट अमेरिका जाता था, जो कि पीछे ट्रम्प साहब के सारे टैरिफ टेंट्रम्स की वजह से प्रभावित हुआ था। आप जानते हैं इस बात को, बहुत बार उसकी चर्चा हो चुकी है, अब किसी किसी से छुपा नहीं है। उस पर ओवरऑल भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े आए कल, $860 बिलियन का लगभग लगभग एक्सपोर्ट आया है। और इसके मुकाबले इंपोर्ट हम देखें तो इंपोर्ट करीब मोटा मोटा इसमें $100 बिलियन आप और जोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, 950 और 970 का इंपोर्ट हुआ है। तो हम करीब करीब 90 से $100 बिलियन के डेफिसिट में। और लोगों को हैरानी होगी सुन के कि बहुत बड़ा कारण इस डेफिसिट का सोने का एक्सपोर्ट है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में भारत ने किया। करीब 6.5 लाख करोड़ का भारत ने सोने का इंपोर्ट किया, 70 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। इस कदर भारत में सोने की डिमांड है। 99% हम इंपोर्ट करते हैं, 1% सोना केवल भारत की भूमि में ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता है। कुलार गोल्ड माइंस हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत निकल आता है कहीं, बाकी बाकी 99% सोना बाहर से आता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी का, बाकी भी आप टेक्सटाइल ले लीजिए, टेक्सटाइल पे प्रभाव पड़ा है। ओवरऑल जितने भी फार्मास्यूटिकल, अभी पेटेंट पे 100% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, फार्मास्यूटिकल्स पे फर्क पड़ा है ओवरऑल। पर अच्छी बात यह है कि अभी भी $860 बिलियन का पिछले साल का एक्सपोर्ट का आंकड़ा निकल के आया है। पर अब आगे कैसा रहेगा ये तो समय बताएगा। तो उतनी हालत थोड़ी सी प्रेशर में है, पर उतनी बुरी भी नहीं है। पर हाँ, भारत में पोटेंशियल बहुत है, ये मुझे लगता है विक्रांत, क्योंकि यहाँ जो चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। सिर्फ उनको एक राइट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। और एक रीजन और एक्सपोर्ट के थोड़े से दबाव में रहने का हो सकता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी तो बहुत अच्छी नहीं थी विक्रांत। मात्र 2.5% के हिसाब से वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, जीडीपी। तो 2.5% की ग्रोथ तो बहुत ही कम मैं ग्रोथ मानता हूं। तो अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं बनेगी तो नेचुरली यहाँ से जो सामान जाता है, और शायद कम लोग जानते हैं, जो मैंने $860 बिलियन के नंबर बोले हैं, इसमें से लगभग लगभग आधा सर्विसेज है। यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हम सामान भेजते हैं, वो इसमें से आधे के करीब है। $420-430 बिलियन के करीब सामान जाता है। बाकी की तो सर्विसेज है, जिसमें आईटी सर्विसेज नंबर 1 पर आती हैं। और शायद कुछ लोगों के लिए ये एक अजीबोगरीब खबर होगी, आप जानते हैं कौन सा ऐसा आइटम है जो भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है? ऐसी कौन सी चीज है? गेहूं है कि चावल है कि दवाइयां हैं? क्या चीज? आपको हैरानी होगी, आईफोन ऐसा सिंगल ऐसा आइटम है जो सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये आईफोन भारत में अब बन रहा है, बन कम रहा है, मैं कहूंगा असेंबल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इनके कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। यहाँ आके हम इसको असेंबल करके एक आईफोन का शक्ल लेता है। ठीक है, उसको आप ठीक है, आप वैसे तो कोर मैन्युफैक्चरिंग इसको नहीं मारेंगे क्योंकि पुर्जे आ रहे हैं, पर हाँ, बन के एक आईफोन, तो आईफोन अकेला सबसे बड़ा आइटम है इस
$420-430 बिलियन में, जो अकेला सबसे बड़ा इस समय योगदान आईफोन का है। तो अगर मैं आईफोन को निकाल दूं तो ये सच है कि जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और बाकी के आइटम, केमिकल्स पे, बाकी के आइटम्स पे, टेक्सटाइल्स पे बहुत प्रेशर दिखाई दिया है पिछले साल, मुख्यतः मुख्यतः ट्रम्प साहब की टैरिफ पॉलिसी की वजह से, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में रही। दूसरा कारण इसका ये रहा। सर, चाइना के भी कुछ डाटा मैं कल देख रहा था, तो चाइना का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो करीब 5.7% रहा मार्च में। जो उम्मीद थी, फोरकास्ट थी 5.5, उससे बढ़ा। चाइना का जीडीपी भी जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा। और जिस तरीके से वहाँ पर पूरे जो डाटा आए हैं कि इकोनॉमी जो एक्सपेंड हुई फर्स्ट क्वार्टर में, वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ही हुई। तो इसका मतलब तो युद्ध के बीच भी, युद्ध के दौरान भी चाइना ने अपनी जो गति और पेस है उसे बरकरार रखा है, तो एक अच्छी बात वहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें दो व्यू पॉइंट्स है मेरे, जो आपने चाइना की जी। बात कही। एक व्यू पॉइंट तो ये, अगर हम इन आंकड़ों को मान ले जो हाँ। आपने बताए हैं, तो वहां पर चाइना में भी आबादी लगभग भारत जितनी है, हाँ, बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी आबादी। तो चाइना भी अपने आप में एक दुनिया है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। और चाइना के एक्सपोर्ट्स जो है ना, वो कुछ एक एक्सपोर्ट्स इंडिस्पेंसिबल हैं। हाँ। मतलब वो चाइना ने इस कदर लोगों को आदी कर दिया उस सम्मान का कि उसको वो मंदी में भी उनको लेने पड़ते हैं। वो एक तो ये कारण है, चाइना की डिमांड बनी रहती है। दूसरा, मैं जो जरूरी बात करना चाहता हूं, मुझे विक्रांत, चाइना के नंबर्स पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बाहर के जर्नलिस्ट को, बाहर की एजेंसीज को आने नहीं देती। आप जो लोग चाइना जाते हैं उनको जानते होंगे, ना वहाँ मेटा चलता, ना वहाँ गूगल चलता, ना वहाँ फेसबुक फेसबुक चलता, ना इंस्टाग्राम चलता है। वो अपने आप में अपनी दुनिया में रहते हैं। अलग, और बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी है विक्रांत, आप तो जर्नलिज्म से पूरी ताउम्र जुड़े रहे हैं, हाँ। वहां पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करना अलाउड नहीं है। मतलब आप सरकारी किसी आंकड़े पर हम्म। आप जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो आंकड़े चाइना से आएंगे उन पे पूरी तरह से, ये तो वैसे तो हर देश के लिए ये नियम कुछ हद तक लागू है, हाँ। पर फिर भी कुछ देश, आपने देखा होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो नंबर्स देते हैं उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होता है। हम्म। कुछ कुछ फिगर्स वो देश कर सकता है, उसको डॉक्टर कर सकता है, हाँ। पर पर चाइना में ये बिल्कुल ओपेक सिस्टम है। हम्म। ओपेक होता है जिसमें बिल्कुल पारदर्शिता ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो इसलिए मैं चाइना के नंबर्स को, व्हाट हैपेंस इन चाइना रिमेन्स इन चाइना। हम्म। चाइना में जो घटना घटती है वो चाइना में रहती है, उसको बाहर निकाल पाना, उन खबरों को सतह पर ला पाना। और मुझे लगता है भारतीय मीडिया, जो मुझे सुनने, मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम्म। चाइना के किसी भी खबर पर यकीन करना बहुत कठिन। तो मैं पूरी तरह से नंबर्स को नहीं मानता, पर अगर मान भी ले तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटिंग नंबर नहीं है, अनुमान से थोड़े थोड़े से बेहतर हैं। और अब जब ये, जैसे जो आपको दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिससे चाइना प्रभावित हो रहा है, हाँ। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर असर दिखाई देगा। तो आगे आने वाले समय में युद्ध किस ओर जाता है, रुक जाता है, या क्या डैमेज कर चुका है, इस पर निर्भर, क्योंकि बहुत सारी चाइना की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में थी पीछे, बालूचिस्तान के आसपास जब अनरेस्ट हुआ उसमें डैमेज हुई है। हम्म। इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जब हुआ तो उसमें भी नुकसान, अब ईरान का जो युद्ध हुआ उसमें भी काफी नुकसान चाइनीज एसेट्स का हुआ है। तो इसको देखते हुए देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। चाइना के बारे में कुछ मिस्ट्री बनी रहती है, हाँ। एंड आई थिंक दैट दैट विल ऑलवेज बी देयर। सर, मेरा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि अब चुनाव जो है वो खत्म होने वाले हैं। चुनाव के बाद बड़ा खतरा ये सामने आ रहा है कि तेल के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम किस कदर बढ़ेंगे। कल मैं अखबार में एक खबर पढ़ रहा था कि इस समय तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 35 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो चुनाव नतीजा आते ही जनता को भी अब तैयार रहना पड़ेगा ये रेट बढ़ने के लिए, क्योंकि सरकार ने तो एक्साइज हटाई थी, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और अब ये लग रहा है कि तेल कंपनियों के ऊपर जो प्रेशर है उसे कंज्यूमर पर डालना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखिए, अगर तेल कंपनियां विक्रांत चुनाव खत्म होते ही कीमत बढ़ा देती हैं, हाँ। तो फिर यहाँ पर राजनीति सामने आ जाएगी। और हाँ। मुझे लगता है कि ये, और बहुत ही ऑब्वियस राजनीति सामने आ जाएगी, जो जिस वजह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं हाँ। कि भाई आप इलेक्शन तक लोगों को खुश रखना चाहते थे, वोट चाहते थे, और उसके बाद आपने लोगों पे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, हाँ। ये वाली बात सामने आ जाएगी। तो हाँ। मुझे लगता नहीं कि एकदम पास ऑन की जाएगी। अगर करी जाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि फिर जैसे जैसे कहते हैं, लोगों का स्टैंड विंडिकेट हो जाएगा कि भाई जो हमने देखा, हमने जैसे कहा था वैसा ही हुआ,
ये केवल ये सरकार इलेक्शन तक है, ये वो बहुत सारी आलोचना सरकार को सहनी पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो। और जहां तक ये घाटे की मेरी भी जानकारी में है कि इतना बड़ा लॉस पर लीटर जो है 18 रुपए और 10 रुपए का हो रहा है, प्रति लीटर जो लॉस हो रहा है, ये लॉस अभी तक ये नहीं मालूम पड़ पा रहा है क्योंकि ये नंबर्स सामने आएंगे, अब नतीजों का वक्त आ गया है स्टॉक मार्केट में, और तीनों ही कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इनके नंबर्स आएंगे तो इनके जो प्रॉफिट रिजर्व्स थे, जिन माना जा रहा था 25,000 करोड़ के करीब के रिजर्व्स थे, अभी उनमें से कितने रिजर्व्स बाकी हैं, क्या वो सारे धुल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, या उनमें से अभी कुछ कुछ बाकी है, उसको और यूज किया जा सकता है। ये भी उम्मीद की जा रही है इन ओएमसीज द्वारा, जहां तक मुझे पता लगा, मैं किसी से बात कर रहा था, कोई ऑयल एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि उम्मीद की जा रही है कि भाई ये बातचीत अगर सफल होती है तो शायद क्रूड ऑयल अगर 80 तक भी आ जाता है हाँ तो भी मुझे लग रहा है ओएमसीज जो हैं फिर इसको झेल जाएंगी। पर अगर 80 से ऊपर रहा और लंबे वक्त तक बना रहा तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इसको, विक्रांत, दे आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम। हाँ उन्होंने बहुत पैनी नजर बनाए रखी है, पर ये बहुत ही मुझे लगता है सरकार को आलोचना सहनी पड़ जाएगी अगर अगर ये इलेक्शन 30 अप्रैल, जब आखिरी आखिरी वोटिंग का दिन 29 अप्रैल है मेरे ख्याल, तो जी 29 अप्रैल को जब वोटिंग खत्म होती है और 30 अप्रैल को अगर दाम बढ़ गए हाँ तो सरकार को बहुत भारी आलोचना सहनी पड़ेगी, क्योंकि फिर तो ये बिल्कुल विदित हो जाएगा कि हाँ ये क्यों कीमतें रुकी हुई थी। तो आई थिंक हो सकता है सरकार के दिमाग में कोई और स्कीम हो, कोई हाँ और तरीका हो। एक बहुत बड़ा रास्ता मैं सुझाना चाहूंगा जी विक्रांत, वो ये जी है कि बिल्कुल। हाँ इसको अगर आप जीएसटी में ले आएं तो हाँ उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पेट्रोल डीजल की प्राइस में जो है वो टैक्सेस हैं। तो अगर ये जीएसटी में आ जाए, जिसकी की चर्चा आज करते हुए हमें करीब करीब 7-8 साल हो गए हैं, तो अब समय आ गया है कि जीएसटी में, पर उसके लिए दिक्कत यह है कि बहुत सारे राज्य जीएसटी काउंसिल में तैयार होते हैं, नहीं होते हैं। हाँ तो अब तो अपना भाजपा विरोध। की सरकारें, हाँ हाँ भाजपा की सरकार, अब तो बिहार में भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। हाँ करीब 16-17 राज्यों में मैं गिनती कर रहा था इस समय हाँ भाजपा की एनडीए की सरकार है। तो आई थिंक अब जीएसटी काउंसिल में उतना विरोध नहीं सहना पड़ेगा जितना विरोध पहले सहना पड़ता था। तो मुझे लगता है जीएसटी में लाना, इसको बजाय कीमत बढ़ाने के अगर जीएसटी में लाते हैं तो ये जिस लॉस की आप बात कर रहे हैं ना हाँ विक्रांत, हाँ ये लॉस कवर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सरकार को कुशन मिल जाएगा, क्योंकि आप टैक्सेस में एडजस्टमेंट होगा, वो टैक्सेस का बेनिफिट इन ओएमसीज को दिया जा सकता है, जिससे इनका ये घाटा कवर हो सकता है। और लोगों के लिए तो मैं सलाह दूंगा कि आई थिंक जितनी जल्दी हो सके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करिए। जो लोग लंबे ड्राइव पे जाते हैं वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत तरीके हैं आजकल, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, लगने शुरू हो गए हैं जगह जगह चार्जिंग स्टेशन वगैरह। आई थिंक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है, हमारे यहाँ जो चीज नहीं बनती कि आप ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाइए, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाइए। उनकी कीमतें भी अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, रेंज भी बढ़ रही है। पहले 300-400 से ऊपर नहीं मिलते थे, 500-500 किलोमीटर तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलते हैं। तो आई थिंक पीपल शुड ग्रेजुअली स्विच। मुझे पता लगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊपर की तरफ ही है जी। हाँ बिल्कुल सर, निर्भरता तो कम करनी ही पड़ेगी। और जो आपने जीएसटी की बात की सर, अपोजिशन के स्टेट तो छोड़िए, बीजेपी के अपने राज्य भी करना नहीं चाहते, क्योंकि राज्यों के आय का वो बड़ा कारण है, इसी कारण इतने लंबे समय से ये नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जीएसटी के दायरे में कभी आए, ताकि कंज्यूमर को भी राहत मिले और ऑयल कंपनीज का भी दबाव थोड़ा कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू सो मच।